हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 16 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 16 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 16। इसमें हम एक मैक्सिम पढ़ेंगे, कैविएट एम्प्टर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या है, 4 सबसेक्शंस हैं, एक मेन पैरा एंड 4 सबसेक्शंस है। इस वीडियो में हम सिर्फ मेन पैरा और फर्स्ट सबसेक्शन ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16। पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज। implied conditions as to quality or fitness subject to the provisions of this act and of any other law for the time being in force, there is no implied warranty। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस पैरे में। no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट एज फॉलोज। तो ये तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो मेन पैरा बात कर रहा है, पहले हम सिर्फ मेन पैरा ही पढ़ेंगे। कह रहा है कि कोई इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं होती है क्वालिटी को लेकर या फिटनेस को लेकर किसी भी पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग। सपोज ये क्या बोल रहा है, देखो ये पैरा जो है एक मैक्सिम बताता है, मैक्सिम की बात करता है, दैट इज कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग है बायर बीवेयर, ठीक है। कि जो बायर है वो खुद सावधान रहेगा, वो खुद चौकन्ना रहेगा। कोई भी गुड्स अगर खरीद रहा है तो इट मीन्स कि अगर मैं शॉप पे गई, बायर क्या है, सेलर के पास गया कोई भी गुड्स लेने के लिए, ठीक है। सपोज मैं बुक लेने ही गई, ठीक है। हम बुक का एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी ले लो, चाहे ड्रेस का ले लो, कुछ भी। मैं बुक लेने गई, ठीक है। अब कोई सेलर की तरफ से यहाँ पे कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। अब मैं अगर बुक ले रही हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको बताऊं कि मेरे को ऐसी ऐसी बुक चाहिए, ठीक है। उन्होंने अब मेरे को क्या बुक दी, अब मेरी ड्यूटी है मैं उस बुक को चेक करूंगी, ठीक है। कहीं फटी तो नहीं हुई, कहीं कुछ हो तो नहीं रखा, कोई पेजेस तो मिस नहीं है। तो बायर को खुद को सावधान रहना पड़ता है कि कोई भी मैं चीज़ ले रही हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है गुड्स की, या उसकी फिटनेस कैसी है। अगर कोई और प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी और फिटनेस कैसी है, बायर को खुद को देखना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बायर को वो प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, वो गुड्स चेक करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, मेरे को तो इसी क्वालिटी का चाहिए था, अगर मेरे को नहीं चाहिए आई विल रिटर्न दैट, ठीक है। ये तो था मेन पैरा। दोबारा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी अदर लॉ देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन। कोई इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन नहीं होती, ठीक है। कि वो मेरा एक एक बुक का पेज चेक करने बैठेगा जो सेलर है कि अच्छा नंबर 1 2 3, अच्छा सारे पेजेस है, नहीं। आई हैव टू चेक क्या, और ऐसे थोड़ी ना मैं भी एक एक पेज चेक करने बैठूंगी, नहीं। मैं उसको जस्ट गो थ्रू करूंगी कि हाँ ये बुक ठीक है मेरे लिए। एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मैंने उनसे लिया है, एक्सेप्ट। अब कुछ एक्सेप्शंस बताई हैं, इसमें हम सिर्फ एक एक्सेप्शन कवर करेंगे, ठीक है। देखो, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। जब, पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं, सो एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट एंड द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन which it is in the course of the seller's business to supply, whether he is the manufacturer or producer or not. There is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for that purpose, provided that in the case of a contract for sale of a specified article
under its patent or other trade name. There is no implied condition to its fitness for any particular purpose. ठीक है, देखो ये एक्सेप्शन काफ़ी बड़ा है, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हम पहले समझते हैं जहाँ पे बायर ने एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली सेलर को पता है पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड. यहाँ तक पढ़ो पहले से. ठीक है, मैंने बोला जहाँ पे बायर ने एक्सप्रेसली या वर्ड्स से या किसी एक्सप्रेशन से किसी इम्प्लाइड तरीके से बताया है सेलर को कि मेरे को तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए था ये गुड्स. ठीक है, सपोज मेरे को क्या है, कहीं टूर पे जाना है. ठीक है, मेरे को क्या है, कहीं टूर पे जाना है. अब मैंने बोला मेरे को पर्टिकुलर एक टूर पे जाना है. मैंने बोला मेरे को तो एक पर्टिकुलर ऐसी ही साइकिल चाहिए जो टूर पे जाने लायक हो. ठीक है, एज टू शो, क्या पहले मैंने बोला यहाँ तक पढ़ो. अब as to show that the buyer relies on the seller's skill or judgment, कि मैं जो हूँ उसके स्किल पे या जजमेंट पे रिलाई कर रही हूँ. अब इसको यहाँ तक पढ़ना है. and the goods are of a such a description which it is in the course of the seller's business to supply, और जो सेलर का बिजनेस ही है इस चीज़ का, यहाँ तक पढ़ना है. थर्ड, इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स क्या है उस पर्पज़ के लिए फिट होने चाहिए. फिर यहाँ तक, तो इसको क्या है मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. रिक्वायर्ड तक, ठीक है, फिर जजमेंट तक, फिर सप्लाई तक और फिर पर्पस तक. अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. देखो यहाँ पे बोला कि जब बायर क्या करता है, सेलर को बताता है पर्टिकुलर पर्पस. पहला पार्ट ये था, मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि जब मैंने क्या है सेलर को बताया कि भैया मेरे को टूर पे जाना है, तो मेरे को ना एक पर्टिकुलर यही साइकिल चाहिए. ठीक है, कोई साइकिल है, मेरे को एक पर्टिकुलर वही साइकिल चाहिए टूर पे जाने के लिए. ठीक है, अब सेकंड पर्पस क्या है, सेकंड जो इसका पार्ट था, सो एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट. अब मैं क्या हूँ, सेलर के स्किल्स पे या जजमेंट पे रिलाई कर रही हूँ कि मैं सेलर के ऊपर डिपेंड हूँ. जो बायर है वो सेलर के ऊपर डिपेंड है कि वही जो है साइकिल बताएगा मेरे को कौन सी लेकर जानी चाहिए. थर्ड पार्ट, and the goods are of such a description which it is in the course of the seller's business. अब जो सेलर है, सेलर का बिजनेस भी वही है, वो गुड्स को प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, वही साइकिलिंग का काम करते हैं. ठीक है, वही साइकिल ऐसी प्रोड्यूस करते हैं जो टूर के लायक है या टूर के लायक नहीं है. ठीक है, अब इम्प्लाइड कंडीशन, फोर्थ पार्ट मैंने जो बताया कि इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स क्या है रीजनेबली फिट होने चाहिए. गुड्स क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स उसी पर्पज़ के लिए फिट होने चाहिए. तो अब इसमें क्या, पर्टिकुलर टूर के लिए मांगे थे बायर ने कि मेरे को वही साइकिल चाहिए. सेलर पे डिपेंड हुआ कि सेलर मेरे को यही वाली साइकिल देगा, और सेलर उसी साइकिल का बिजनेस करता है. भाई टूर वाली साइकिल भी रखता है, नॉन टूर वाली भी रखता है. और इम्प्लाइड कंडीशन, ये इम्प्लाइड कंडीशन है. इम्प्लाइड कंडीशन क्या है कि जो पर्पज़ मैंने मांगा है बायर ने वो उसके लिए फिट होना चाहिए. तो दैट शैल बी रीजनेबली फिट फॉर सच पर्पज़. ठीक है, अगर अब जो ये मैंने साइकिल मांगी थी इसके बदले, ये साइकिल 1 है जो टूर के लिए फिट है. अब अगर उन्होंने, सेलर ने मेरे को सेकंड साइकिल दे दी जो फिट नहीं है टूर के लिए, तो क्या है यहाँ पे कंडीशन थी वो क्या हो गई, यहाँ पे कंडीशन ब्रीच हो गई. अब जब कंडीशन ब्रीच होती है तो क्या, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है बायर. तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में जब डिवाइड किया, फर्स्ट सबसेक्शन को, जो पहला एक्सेप्शन था उसमें पहला पार्ट था कि जब मैंने उसको बताया था सेलर को कि मेरे को पर्टिकुलर टूर के लिए चाहिए यही साइकिल, मेरे को इस टूर पे जाना है तो मेरे को यही साइकिल चाहिए. ठीक है, अब मैंने उनकी बात पे डिपेंड किया, मैंने सेलर के स्किल पे डिपेंड किया. सेलर ने मेरे को बताया कि यही साइकिल फिट है तुम्हारे पर्पज़ के लिए. ठीक है, मैंने उनको बताया था पर्टिकुलर पर्पज़ कि मेरे को टूर पर जाना है और मेरे को वही साइकिल दो जो टूर के लिए बेस्ट होएगी. मैं सेलर के स्किल्स पे डिपेंड हुई हूँ कि वो जो मेरे को साइकिल दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है. क्यों, क्योंकि उसका बिजनेस है, उसको पता है कौन सी साइकिल फिट है पर्पज़ के लिए, कौन सी नहीं. अब जो फिट है उसने मेरे को वो ना देकर दूसरी साइकिल देती जो मेरे लिए फिट नहीं थी, तो यहाँ पे कंडीशन ब्रीच हुई. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैं रेप्यूडिएट कर सकती हूँ क्योंकि जो बायर है वो सेलर पे डिपेंड था. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कंडीशन ब्रीच हो गई और कॉन्ट्रैक्ट को बायर क्या है, रेप्यूडिएट कर सकता है. अब फर्दर इसका प्रोवाइजो देखते हैं. प्रोवाइजो that in the case of a contract for the sale of a specific article
अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती कोई फिटनेस की या पर्टिकुलर पर्पस की। तो ये बोल रहा है कि प्रोवाइजो बोल रहा है कि अगर वो चीज़ पेटेंट है या ट्रेड नेम के अंदर है, ट्रेडमार्क के अंदर है, अगर वो कोई पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है, और बाकी सब कुछ सूटेबल है, तेरे को अकेले को सूट नहीं कर रही, तो वो क्या है, कंडीशन ब्रीच नहीं हो सकती। कंडीशन ब्रीच क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो पर्टिकुलर पेटेंट पे है, पर्टिकुलर ट्रेड नेम में है। अगर तूने मेरे को पर्टिकुलर पर्पस बताया है, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो कंडीशन ब्रीच होएगी। और बायर ने सेलर पे डिपेंड भी किया है, वरना वो कंडीशन ब्रीच नहीं होती, कोई इम्प्लाइड कंडीशन वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, अब दोबारा इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं इसी एग्जाम्पल को ध्यान रखते हुए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती। एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे तो क्या था, बायर बी अवेयर। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या बताया, जहाँ पे बायर ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली सेलर को बताया था पर्टिकुलर पर्पस कि मेरे को टूर के लिए जाना है, मेरे को इसलिए साइकिल चाहिए, सो एज टू शो कि बायर क्या है, उसके जजमेंट पे डिपेंड था। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है कि मैं कौन सी साइकिल लेकर जाऊँ कौन सी नहीं, तो मैं सेलर के ऊपर डिपेंड हूँ कि आप ही मेरे को बताओ कि इस टूर के लिए कौन सी साइकिल बेटर होगी। ठीक है, एंड द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन, जो वो काम भी करता है सेलर। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है कि गुड्स रीजनेबली फिट होने चाहिए उस पर्पज़ के लिए, वो इम्प्लाइड कंडीशन होती है, वरना कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है बायर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम, अगर कोई पेटेंट या ट्रेड नेम करवा रखा है, वहाँ पे कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होएगी फिटनेस या क्वालिटी के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये था सेक्शन 16 में, जो सिर्फ अभी हमने एक्सेप्शन 1 पढ़ा है। जो इसका सबसेक्शन 2 है, 3 है, 4 है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 16 समझ आ गया होगा। Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.